यह कहानी एक अद्भुत अमेरिकी सीरीज की है, इतनी रोमांचक कि दर्शक अपनी जगह से हिलना भी भूल जाते हैं। वे एक समूह हैं, अंधे लोगों का समूह, जो मौत को नजरअंदाज कर एक डगमगाते झूलते पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे से एक दुश्मन सेना और शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। कुत्ते उनकी गंध सूंघकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। जब पीछा करने वाले लोग पुल के मुहाने तक पहुंचते हैं, माओ 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 अपनी बड़ी तलवार उठाता है। वह पीछे रहकर अपने गांव के लोगों की रक्षा करता है। जब तक आखिरी ग्रामीण सुरक्षित पार नहीं कर लेता, तब तक वह वहीं डटा रहता है। फिर माओ माओ तलवार से पुल की रस्सियां काट देता है और पुल खाई में गिर जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले दिन ही उनके पहाड़ों के नीचे एक 65वीं सेना ने डेरा डाल दिया था। युद्ध शुरू होने वाला था। माओ माओ ने युद्ध का बिगुल फूंका। सबने अपने चेहरों पर काली मिट्टी का लेप लगाया, ताकि केवल आवाजों और सूक्ष्म हरकतों से ही वे मित्र और शत्रु को पहचान सकें। वांग 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 दुश्मनों की हर आहट को ध्यान से सुन रहा था। नीचे अच्छी तरह सुसज्जित योद्धाओं का एक दल था, लेकिन वे भी अंधे थे। दोनों ओर तनाव फैला हुआ था, क्योंकि यहाँ जीत उन्हीं की थी जिनकी सुनने और महसूस करने की शक्ति सबसे तेज थी। जब दुश्मन बहुत करीब आ पहुंचे, वांग वांग ने जमीन पर 2 बार थपथपाया। संकेत मिलते ही योद्धा फौरन हरकत में आ गए। ऊंचाई पर खड़े योद्धा भूगोल का फायदा उठाते हुए नीचे चढ़ते अंधे सैनिकों पर वार करने लगे। लड़ाई के बाद मांग मांग मंग मंग ने अचानक सभी को रुकने का आदेश दिया। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। हर कोई अपनी इंद्रियों से दुश्मन का स्थान भांपने लगा। मांग मांग अपने सैनिकों को बचाना चाहता था, लेकिन दुश्मन रस्सों के सहारे ऊपर चढ़ आया। मजबूर होकर उसने रस्सियां काट दी। इस दृश्य में मांग मांग, जो कि जनजाति का प्रमुख है, अपनी असाधारण युद्ध कला और नेतृत्व दिखाता है। वह भाषणों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से नेतृत्व करता है। बाबा वोसी एक ऐसा अंधा योद्धा है जो सचमुच लड़ सकता है। अचानक उसने लकड़ी की आवाजें सुनी। दुश्मनों ने झूलती सीढ़ियां बना ली थीं और बड़ी संख्या में वे दीवारें तोड़कर अंदर घुस आए। एक महिला योद्धा ने युद्ध का रुख बदलने के लिए अकेले ही दीवार से छलांग लगा दी और दुश्मनों के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ने लगी। मांग मांग ने एक सैनिक को गिराया, फिर मृत्यु जैसा पलटा खाकर दूसरे पर हमला किया। उसने उसकी गर्दन में वार किया और लाश दीवार से नीचे लुढ़क गई। लेकिन जैसे जैसे दुश्मनों की भीड़ अंदर घुसती गई, शक्ति के असमान संतुलन में मांग मांग की सेना पीछे हटने लगी। एक घुड़सवार दुश्मन ने हुक फेंककर मांग मांग की गर्दन कस ली। उसी पल माओ माओ ने समय रहते रस्सी काट दी, क्योंकि वह जानता था कि अगर अब पीछे नहीं हटे तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आदेश दिया, सभी पीछे हटो। चारों ओर गूंज उठा, ब्रेक द वॉल, ब्रेक द वॉल। लेकिन दुश्मन अब भी झूलती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। माओ माओ ने फिर तलवार उठाई, एक ही वार में रस्सी काट दी और पूरा पत्थर का किला ढह गया। हजारों चट्टानें लुढ़ककर जंगल में गिर गईं, दुश्मनों को कुचलकर मांस के ढेरों में बदल दिया। पर यह अंत नहीं था। कई कुत्ते उल्टी कर रहे थे। नदी में छिपे दुश्मनों की आवाजें आ रही थीं। इसका मतलब था कि दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए। सुनने वाले योद्धा ने मांग मांग को चेताया, अभी जो हमला हुआ वह केवल एक छोटा दस्ता था। मुख्य सेना अब भी पहाड़ों के नीचे थी। मांग मांग ने आदेश दिया, अभी पीछे हटो और गांव की रक्षा करो। फिर कथावाचक की आवाज आती है, नमस्कार, मैं हूँ मोबाई। यह कहानी है 200 साल बाद की धरती की, जहाँ इंसान अंतरिक्ष नहीं जीत सके, बल्कि वापस कृषि और जनजातीय युग में लौट गए। सब कुछ शुरू हुआ एक भयानक महामारी से, जिसने दुनिया की आबादी घटाकर सिर्फ 20 लाख छोड़ दी, और जो बचे उनमें से लगभग सभी अंधे हो गए। सदियों बीत जाने पर दृष्टि एक किंवदंती बन गई, यहाँ तक कि उसके बारे में बात करना पाप माना जाने लगा। लेकिन इस अंधकार में भी एक आशा थी। कुछ मनुष्यों के शरीर और इंद्रियां विकसित हो चुकी थीं। मानव पागलपन की तरह विकास के आदी हो गए थे। उदाहरण के लिए शुनफेंग एर, उसकी कानें हजारों ली दूर की आवाजें भी सुन सकती थीं। मेन शाओबिंग, दरवाजे का पहरेदार, की नाक कुत्तों से भी ज्यादा तीव्र थी। सबसे रहस्यमय थे वे असंख्य तरीकों से भविष्य का भान कर लेते थे, और बहुत कम लोग ही जिनकी दृष्टि बची थी वे समाज में अलग थलग पड़ गए। लोग उन्हें विचर या तंत्र कहने लगे। इसी कारण क्वीन केन ने विशेष रूप से एक महान शिकारी सेना गठित की इनको नष्ट करने के लिए। यह शिकारी सेना यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि मांग मांग के गांव में एक औरत का बच्चा गौण गर्भ में धारण कर लिया है, और उस औरत व बच्चे दोनों को निपटाना आवश्यक था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी, और उसी बीच उस औरत ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे दिया। गांव की अंतिम सुरक्षा दीवार अब ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य से उस समय मौसम, बारिश, भारी बर्फ दूर था, और शिकारी सेना जोखिम उठाकर भूस्खलन वाले रास्ते से आगे नहीं बढ़ती। मांग मांग ने तुरंत एक सभा बुलाकर बचाव की रणनीति बनाई, क्योंकि वे जानते थे कि यह सेना रोकना असंभव है। फिलहाल उन्होंने केवल जान देकर प्रतिरोध करने की तैयारी की। व्यवस्था करने के बाद लगभग 2 मीटर ऊंचा मांग मांग झुक के अपने संस्कार मंडप में लौटा। उस परिवार में अब एक पुत्र और एक पुत्री थे। मांग मांग पिता बनकर खुश था, पर सच यह था कि उन दोनों बच्चों का पिता मांग मांग नहीं था। उनके पिता एक शक्तिशाली था, मार्गला, वह औरत जिसे मांग मांग ने महीनों पहले बर्फीले तूफान में पाया था। तब वह पहले से गर्भवती थी। मांग मांग को इससे फर्क नहीं पड़ा। वह मार्गला से प्रेम करता था और दोनों बच्चों को अपना मानता था। उन्हें अपने ही
खून सा चाहता था। इससे पता चलता है कि जोरदार मांग मांग के भी एक मृदु परवरिश करने वाला पक्ष था। मार्गला भी मांग मांग की परवरिश से प्रभावित थी। पर जब यह 4 जन पारिवारिक क्षण चल रहा था तब बाहर से बुलाने की आवाज आई, बच्चे तुम्हें आना होगा, वे तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगे। उच्च पुजारी और गांव वाले बड़ी संख्या में आ खड़े हुए थे और कहा कि वे समस्या सुलझाने आए हैं। मांग मांग भारी 40 मीटर लंबी कटार उठाकर बाहर निकला, पर जब वह गया तो गांव के लोग पंचायत चालू कर बैठे। वे सोचते थे कि गांव में अब तक सब शांत रहा और यह सब विपत्ति मार्गला की वजह से आई है। उनका मानना था कि यदि मार्गला और बच्चे हैं को सौंप दिए जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि मांग मांग की अवैध पूर्ण सर्वोच्चता नहीं है। गांव में परंपरागत रूप से पंचायती व्यवस्था लागू रहती है। हमारे बीच उसने अपना बोतल छोड़ दिया। हमने पहले से ही बहुत कुछ सहा है। अगर हम उस औरत और नवजातों को शत्रु को दे दें तो वे हमें वहीं छोड़ देंगे। हमारे पास समय नहीं, वे बच्चों पर अधिकार नहीं रखते। मांग मांग इससे ठेस खाया, पर चूंकि यह गांव की पंचायत का फैसला था वह कुछ कह न सका। पर जब किसी ने बच्चों और मां को जबरन ले जाने का प्रयास किया तो उससे पहले पूछना पड़ेगा कि क्या उसकी कटार इस पर राज है या नहीं, क्योंकि वह भी बड़ा आदमी था और वह कहता है, तुम सब बहुत हो, तुम सबको मैं नहीं मार सकता, पर मैं पहले 6-11 को मार सकता हूँ। युद्ध के कगार पर खड़े होने पर वांग वांग के 3 विश्वस्त साथी फौरन उसके साथ खड़े हो गए और आदेश देकर कहा, हट जाओ। जैसे ही विवाद बढ़ा, गांव के जादूगर सामने आए और लोगों को वर्तमान स्थिति समझाने लगे। शिकारी सेना अब आधी पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी और यह समझना जरूरी था कि वे सिर्फ बच्चों को मां देने भर से शांत नहीं होंगे। जो किसी भी तरह के संपर्क में आया है उसे भी मार डाला जाएगा। वे कहते हैं, जो लोग के संपर्क में आए हैं सब मारे जाएं। 400 फीट या किसी दूरी का संकेत के भीतर जो भी बचेगा उसे जला दिया जाएगा और औरत व बच्चे दोनों घुम कर दिए जाएंगे। फिर पाई ने आभास किया कि पीछे की पहाड़ी पर एक छुपा हुआ झूलता हुआ पुल है जिसके जरिए पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता है, और यह जानकारी बच्चे के जैविक पिता रूल ने को पहले ही दे रखी थी। वही झूला पुल गांव के पीछे की चट्टानी कगार पर था और चूंकि गांव वाले सभी अंधे थे उन्हें कभी भी इस पुल की जानकारी नहीं हुई थी। यह अब उनकी एकमात्र रास्ता उद्धार थी। शिकारी सेना जल्दी ही गांव पर कब्जा कर लेगी। मांग मांग के नेतृत्व में सभी तुरंत रवाना हुए। यहाँ तक कि गर्भवती मां के शिशु के मां की बैठक या विश्राम का भी समय नहीं मिला। वे घने जंगलों से गुजरते हुए रस्सों के गांठों और वू द्वारा छोड़े गए झुंझुनों, घंटी, कंबल की मदद से रास्ता बनाते रहे। क्या वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं? बस ऐसे ही एक समूह अंधों का अपनी सूंघने, छूने और गहन अनुभूति पर भरोसा करके भाग रहा है। अंधों के लिए भय केवल पीछे की पीछा करने वाली सेना से नहीं था, बल्कि सामने के अदृश्य अनजाने से भी था। यह एक भयावह परिस्थिति थी। कोई ऐसी प्रणाली या तंत्र नहीं था जो इन जोखिमों को पूरी तरह अलग कर दे। वे नहीं जानते थे कि कदम के नीचे जाल है या नहीं, आगे खाई है या नहीं, ताकि कोई गांव वाला पीछे न छूटे। मांग मांग खुद मार्गदर्शन करने लगे। रस्सों, झुंझुनों और के नेतृत्व में वे अंततः उस झूलते पुल के मुख पर पहुंचे। कांपते हुए पुल पर पहला कदम रखता है। भय का एक बड़ा एहसास उसे घेर लेता है। फिर वह मुड़कर सबको कहता है कि सब ठीक है। दूसरी तरफ शिकारी सेना ने गांव में घुसपैठ कर ली, पर अफसोस वहां अब लोग नहीं थे। गांव लगभग सुनसान पड़ा था। उन्होंने उस गद्दार को बुलाया जिसने गांव की जानकारी दी थी और पूछा कि क्या गांव के पास और कोई रास्ता है। शिकारी सेना को वुडिंग छत की मौजूदगी का पता उसी गद्दार के कारण चला। इसी समय उनके सेनाध्यक्ष के सुनने वाले ने दूर से नवजात शिशुओं के रोने की आवाज सुनी। मैंने शिशु रोते सुना। 2000 अंधों के लिए इतनी डगमगाती रस्सी के पुल को पार करना बेहद कठिन था। अंध राजा मंगवांग ने अपनी रानी अंध रानी मंगहो को चेताया, सावधान रहो, अपने कदम देखो। रानी डरते कांपते पुल पर चढ़ी। उसने अपनी छड़ी को रस्सियों पर आड़ा टिकाकर संतुलन बनाए रखा और सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ी। उसके पीछे के ग्रामीणों ने भी वही तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी कुछ लोग पैर फिसलने से नीचे गिर गए। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा था ना। रानी की आवाज सुनकर राजा की धड़कन कुछ धीमी पड़ी। उसे थोड़ा चैन मिला। उधर शिकारी सेना जंगल के रास्ते उनका पीछा करने लगी। फासला घटने लगा और तब उनके सेनापति ने शिकारी कुत्तों को आगे छोड़ दिया ताकि वे पहले हमला कर सकें। पाई सबसे पहले दूसरी ओर पहुंच चुका था। जल्द ही शिकारी कुत्ते पुल के मुहाने तक पहुंच गए। खतरे को महसूस करते हुए अंध राजा ने अपनी बड़ी तलवार उठा ली और पीछे रहकर अपने लोगों की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला। उसे यह जरा भी पता नहीं था कि जब वह शिकारी कुत्तों से भिड़ा हुआ है, ठीक उसी वक्त शिकारी सेना भी पुल के सिरों तक पहुंच चुकी है। सेनापति निर्दयी और निर्मम था। वह इहंद यानी दृष्टि वाले लोगों के प्रति तनिक भी दया नहीं दिखाता था। उसकी सुनने की शक्ति बाज की तरह तेज थी। तेज हवाओं में भी वह सबसे हल्की सरसराहट पहचान सकता था। शांत रहो, शांत रहो। उसी क्षण एक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पहुंची। उसने हाथ आगे बढ़ाए, पुल की रस्सियों को महसूस किया और फिर गुस्से में उसने उस गद्दार को पकड़कर पुल पर फेंक दिया। जा आगे बढ़, वैसे भी तेरी मौत तय है। नहीं, घाटी में गिरना मौत है, यहाँ रुकना भी मौत है। गद्दार पुल के बीच तक पहुंचा ही था कि अंध राजा और बाकी लोग सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच चुके थे। फिर राजा ने तलवार उठाई, रस्सी पर वार किया और पुल झूलने लगा। जोर जोर से चरमराने की आवाजें आईं। उसी पल राजा ने एक परिचित सी ध्वनि सुनी। वह उसी गद्दार की आवाज थी, वही जिसे उसने कभी अपनी
प्रजा में जगह दी थी। पर चाहे सुनने की शक्ति कितनी ही प्रखर क्यों न हो, मनुष्य का मन सुन पाना संभव नहीं होता। राजा यह नहीं जानता था कि यही वही आदमी था जिसने पूरे कबीले से विश्वासघात किया था। फिर भी दया दिखाते हुए उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब गद्दार किनारे पर चढ़ आया तब राजा ने बिना झिझक रस्सी काट दी और घाटी पूरी तरह से शिकारी सेना से कट गई। सेनापति ने तुरंत अपने दूत को बुलाया। आसमान में एक बाज सा संदेशवाहक यिंगसन उड़ता दिखाई दिया। यह साधारण बाज नहीं था, बल्कि सालों की ट्रेनिंग से बना विशेष दूत था। सेनापति ने उसके जरिए संदेश क्वीन केन काय एन नुवांग के महल तक पहुंचाया। महल में दूत ने गांठों वाली रस्सी सौंप दी। अभी अभी रानी अपने मनोरंजन से उठी ही थी कि उसे सेनापति का संदेश मिला। क्योंकि वे सभी अंधे थे, इसलिए रस्सियों की गांठें ही उनका संचार माध्यम थीं। रानी उन गांठों की दूरी और क्रम को छूकर संदेश पढ़ती थी। उसे जैसे ही पता चला कि मंगमंग के गांव में एक औरत ने विचर के बच्चे को जन्म दिया है, वह क्रोधित हो उठी और तुरंत आपात परिषद बुलाई। सभागार में दीपक डोल रहे थे। वातावरण गंभीर और डरावना था। क्वीन केन ने सर्वोच्च शासक के रूप में घोषणा की, दृष्टि ही मानवता के पतन का कारण थी। जिन्हें देखने की शक्ति है वे ईश्वर के विरुद्ध हैं। पर परिषद में कुछ लोग विरोध में बोले, वूलिंगों का पीछा करने में हमने बहुत सैनिक और संसाधन खो दिए हैं। राजधानी असुरक्षित है, हमें सेना वापस बुलानी चाहिए। इस पर रानी ने अपने रौबदार स्वर में कहा, तुम भूल रहे हो, प्रकाश की बुराई ने कभी इस दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था। मनुष्यों ने उसका उपयोग ईश्वर की इच्छा को बदलने के लिए किया था। फिर उसने आदेश दिया, सूर्य के राजकुमार तक संदेश पहुंचाओ। अब हमें सिर्फ दृष्टिवानों को नहीं, उनके बच्चों को भी ढूंढना है और उन्हें मेरे पास लाओ। दूसरी ओर मांग और उसकी टुकड़ी जो लंबी यात्रा के बाद रुके थे, उन्होंने भी एक सभा बुलाई। पाई ने सभी ग्रामीणों से सच्चाई साझा की। पुल दिखाने वाला व्यक्ति वास्तव में रुएल नाम का वूलिंग था। वही बच्चों का पिता भी था। रानी मांग की पत्नी ने सबको बताया कि दृष्टि कोई श्राप नहीं, कोई मिथक नहीं, यह तो कभी सभी मनुष्यों में होती थी। अब जब वे बिल्कुल घिर चुके हैं, उन्हें एक नया घर खोजना ही होगा। टिंग फेंगजे विंड लिसनर के मार्गदर्शन में वे नदी किनारे चलते गए। धीरे धीरे पानी में उतरकर आगे बढ़े ताकि शिकारी कुत्ते उनकी गंध न सूंघ सके। लंबी यात्रा के बाद उन्हें रुएल द्वारा छोड़े गए गांठों के निशान मिले। उन्होंने एक झरना पार किया। मांग फिसलन भरी जमीन पर रास्ता टटोलता आगे बढ़ा। जल्द ही उन्हें और घंटियों निशानों के जरिए एक जगह मिली। वहां एक सीढ़ी नुमा गुफा थी। मांग सबसे पहले नीचे उतरा, फिर बाकी सब भी पीछे पीछे गए। रुएल के बताए मार्ग पर चलते हुए वे एक हरी भरी खुली घाटी में पहुंच गए। वहां रुएल ने उनके लिए भोजन, औजार और आश्रय का सामान छोड़ रखा था ताकि वे जल्दी से अपना नया घर बसा सकें। स्वतंत्रता की धूप पहाड़ियों पर फैल गई। एक बूढ़ा जमीन पर झुककर नई मिट्टी की खुशबू सूंघ रहा था। तभी पाई ने मांग को सावधान किया, हालांकि हमें नया ठिकाना मिल गया है, पर हमें सतर्क रहना होगा। शिकारी कभी पीछा नहीं छोड़ते। एपिसोड के अंत में तनाव कम होता है। मांग अपनी बाहों में 2 गोल मटोल नवजात बच्चों को थामे है। आसमान में एक बाज उड़ता है। एक बच्चा उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, दूसरा ऊपर देखता है। वे दोनों दृष्टि वाले शिशु हैं और यह दृश्य देखना की पहली कड़ी का समापन है, जो हमें एक अद्वितीय, रहस्यमय और भयानक भविष्य की दुनिया में ले जाता है। मांग जानता है कि शांति अब समाप्त हो चुकी है। वह खतरे को करीब आते सुन सकता है। अब वह केवल शिकारी या सरदार नहीं रहा, वह एक पिता है, एक रक्षक है जो अपने परिवार, अपने कबीले और देख सकने वाले बच्चों की रक्षा की कसम खा चुका है। मिलते हैं अगले भाग में।